तो कल हम बात कर रहे थे तरंगों के अध्यारोपण की। तरंगों के अध्यारोपण के दौरान दो तरंगें आकर के यदि माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती थीं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर दो तरंगों के मिलने से उस बिंदु पर विस्थापन या तो बढ़ जा रहा था या घट जा रहा था। ठीक है ना। इसको हम बोलते थे तरंगों का व्यतिकरण। क्या बोलते तरंगों का व्यतिकरण, जिससे प्रकाश तीव्रता, प्रकाशीय तरंगों की जो तीव्रता थी माध्यम के किसी बिंदु पर या तो बढ़ के मिल रही थी या घट के मिल रही थी। ठीक है जी। तो कल हमने एक जनरल बात कर ली है व्यतिकरण के बारे में। आज देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार की व्यतिकरण कितने प्रकार के हुआ करते हैं, फिर इसके बाद हम एक कंप्लीट डेरिवेशन व्यतिकरण का आपको कराएंगे। तो देखिए, कल पहला क्वेश्चन तो आज ये उठाते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं। कल हमने बताया था प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश के स्थायी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें या स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होगा उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो इन आवश्यक शर्तों को आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स तो हैं आपके पास में। ओके, तो सुन लीजिए। नंबर 1 शर्त है कि नंबर 1 है प्रकाश के दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान। तो डैश करके लिख लें केवल आवृत्ति समान। पहली चीज है दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दूसरी, आयाम लगभग समान होने चाहिए। आयाम लगभग समान होने चाहिए, तभी आपको इनका व्यतिकरण समझ में आएगा। आयाम लगभग समान होने चाहिए। दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप स्रोत प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं। एक बल्ब जलाया था आपने और उसको पैक करके आपने दो छोटे छोटे होल कर दिए थे। ये था कुछ एक्सपेरिमेंट इस टाइप का कि मैंने कहा था कि एक कार्टून ले लो, बंद डिब्बा ले लो, बंद डिब्बे के अंदर बल्ब लगाओ और बल्ब के अंदर यहाँ पे दो पिन आप टुच्च दो, छोटी छोटी। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे होल बन जाएंगे। इन छोटे छोटे होल को बोलते हैं हिंदी में झिरी। क्या बोलते हैं? झिरी। इंग्लिश में स्लिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लिट। और इसको हिंदी में झिरी बोलते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और ये दो जो स्रोत हैं ये खुद में एक नए स्रोत के जैसे काम करेंगे। यहाँ से एक प्रकाश किरण इस तरीके से निकलेगी, यहाँ से भी प्रकाश किरण इस तरीके से निकलेगी। मतलब यहाँ पर जो इसका वो बनेगा वेव फ्रंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, वो इस तरीके से बनेगा। तरंगाग्र बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, मतलब ये तरंगें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, ये तरंगाग्र बनेगा। तो क्या कहना है, दो स्रोत आपस में बेहद करीब होने चाहिए और बेहद संकीर्ण होने चाहिए। लिखिए, स्रोत बेहद संकीर्ण, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है। हाँ, तरंगों का कालांतर या तो शून्य हो या तो नियत हो। ये नहीं कि कालांतर बदलता जाए। तरंगों का कालांतर शून्य हो या नहीं। स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, वो तो हो गया ना। स्रोत संकीर्ण, संकीर्ण, नौरो, पतले एकदम, सकरे, सकरे लिख दो भाई। सकरे से भी छोटा संकीर्ण लिखा आता ना बोर्ड में। संकीर्ण रास्ता, सकरा पुल कृपया संभल कर चलें। संकीर्ण मानसिकता के लोग, ये एक मुहावरा होता है। तो भैया सकरा होना चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। हाँ, तरंगों का कालांतर नियत हो। तरंगों का कालांतर नियत हो। प्रकाश स्रोत कैसा हो? एक वर्णी हो, एक कलर का प्रकाश स्रोत हो। एक वर्णी प्रकाश स्रोत हो, मतलब प्रकाश स्रोत जो है एक ही कलर का हो। एक ही कलर का प्रकाश स्रोत हो। ठीक है ना।
और लास्ट लाइन ये थोड़ा सा भी बाद में समझ में आएगी, ये ऊपर की सारी लाइनें तो क्लियर हो चुकी हैं। लास्ट लाइन लिखिए, यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों, यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों, यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों तो उनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए, तो उनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए। ये वाली लास्ट वाली लाइन बाद में समझ में आएगी। तो ये बता दिया मैंने आपको व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। अगर आपके प्रकाश स्रोत इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो वो व्यतिकरण दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। प्रकाश किरण एक वर्णी हो, एक वर्णी होने का मतलब मालूम क्या है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य समान हो, तरंग दैर्घ्य क्या हो? समान। दो कलर अगर एक ही रंग के हैं तो उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होंगी? समान। जो आपको कलर डिफरेंस दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? अलग अलग तरंग दैर्घ्य की वजह से। इसके बारे में हमने अपने प्रकाश की किरण प्रकाशनी में बहुत डिटेल में पढ़ा। चलिए, तो अगला है क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित करके इनके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित करके इनके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को आवश्यक प्रतिबंध, को परिभाषित करके इनके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। देखिए, जब दो किरणें आती हैं, दो किरणें आती हैं, दो तरंगें आती हैं, तो उन दोनों तरंगों के बीच में एक निश्चित कोण होता है। कि निश्चित क्या होता है? कोण होता है, जिसको हम बोलते हैं कालांतर। जिसको हम क्या बोलते हैं? कालांतर। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और लीजिए। ये बॉक्स है जिसके अंदर बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब को जलाया गया है। यहाँ पर कल मैंने बल्ब लगाया था, यहाँ पे लगा दीजिए बल्ब। ये बल्ब जैसे ग्लो हुआ है और यहाँ पर मेरे पास दो झिरी हैं। देखना जी ध्यान से, एक झिरी ये है और एक झिरी ये है। अब यहाँ से प्रकाश किरण पहुँचेगी इधर तक, यहाँ से प्रकाश किरण पहुँचेगी इधर तक। देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए इस प्रकाश किरण का रास्ता है x1 और इस प्रकाश किरण का रास्ता क्या है? x2। तो इसका रास्ता ज़्यादा है और इसका रास्ता कम है। मतलब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ गया पथांतर। क्या आ गया बेटा? पथांतर। तो सबसे पहली चीज़ आ गया पथांतर। पथांतर डेल्टा x इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। अब मान लीजिए यहाँ से इस किरण को यहाँ तक जाने में समय लगता है t2 और यहाँ से इसको जाने में समय लगता है क्या? t1। तो दूसरा समय आ गया समयांतर। क्या आ गया भैया? समयांतर। समयांतर इक्वल टू होता है डेल्टा t बराबर होता है t2 माइनस t1। समझ में आया? अब अगर पथांतर है तो कालांतर भी होता है। अगर पथ का अंतर है तो कला का भी क्या होगा? अंतर होगा। कालांतर कालांतर दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस कितना? फाई वन। मतलब दूसरे वाले की कला कोण और पहले वाले की कला कोण का अंतर क्या कहलाता है? कालांतर। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के लिए देखिए, कालांतर का मतलब समझ जाइए कैसे। मान लीजिए कि एक रेस का मैदान है, एक रेस का मैदान हुआ, दोनों बच्चे t इक्वल टू 0 पर दौड़ना शुरू करें। t इक्वल टू 0 पर दौड़ना शुरू करे भाई साहब। 3 सेकंड के बाद बच्चा ए यहाँ पर पहुँच चुका है। 3 सेकंड के बाद बच्चा ए यहाँ पर पहुँच चुका है और इसका चला गया कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ये धीमे रफ्तार से भाग रहा है और बच्चा भी 3 सेकंड के बाद यहाँ पे 3 सेकंड के बाद बच्चा जो है यहाँ पर पहुँच गया है और इसका कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये बच्चे बी का कोण है। बोलिए हाँ है ना? अब ये तेज भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है, तो इनके बीच में कालांतर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए हाँ, इनके बीच में कालांतर रहेगा। अगर ये हमेशा 60 का कोण बना रहे, जब ये वाला जीते तो हाल ये हो कि ये पहुंच जाए 360 पे। कौन? बी वाला। और ए वाला उससे कितने डिग्री पीछे हो? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे? कालांतर बिल्कुल फिक्स है, कालांतर बदल नहीं रहा है। समझ में आया ना? तो यही हमको चाहिए है। तो ये कहलाता है कालांतर, कला कोण। अब कहेंगे देखिए, जहां कालांतर है वहां पथांतर है, जहां कालांतर है वहां पथांतर है। देख लीजिए, पहले वाले का पथ इतना होगा कि नहीं होगा और दूसरे वाले का पथ इतना होगा कि नहीं होगा। तो दोनों के पथ में इतना डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जहां कालांतर है वहां क्या है?
पथांतर। अब मैं कालांतर का पथांतर के साथ संबंध भी आपको लिखा देता हूं। कालांतर का पथांतर के साथ संबंध में आपको लिखा देता हूं। लिख लीजिए, कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। और यदि यहीं से पथांतर को रोक लें तो पथांतर इक्वल टू λ/2π इंटू कालांतर। ये दो अच्छे फॉर्मूले हैं जो कि कालांतर और पथांतर में आपको संबंध बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कालांतर और पथांतर में संबंध बताया करते हैं ये दो फॉर्मूले। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, ये तो मैं बीच में इधर पे आ गया समझाने के लिए कि भाई कालांतर क्या है, पथांतर क्या है ना। और हमने एक बात कही कि जो कला कोण है, जो कालांतर है, वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर आपको व्यतिकरण देखना है तो ये नहीं कि तरंगों का जो कालांतर है 60 हो जाए, फिर और तेज भगे, फिर 70 हो जाए, फिर और तेज भगे, फिर 80 हो जाए, नहीं, फिर आपको वहाँ पर व्यतिकरण देखने को नहीं मिलेगा। व्यतिकरण देखने को नहीं मिलेगा। कालांतर फिक्स होगा तभी आपको व्यतिकरण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं व्यतिकरण के प्रकार। मैंने दो प्रकार आपको बताए व्यतिकरण के, एक है संपोषी व्यतिकरण, एक है विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है हम इनके बड़े अच्छे डेरिवेशन डिराइव करेंगे और आता भी है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। जो अगला डेरिवेशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा? जो अगला डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को पहले समझ लो, एक पन्ना इसके लिए छोड़ दो, फिर हम सीधे आते हैं डेरिवेशन पे। जो बड़ा वाला डेरिवेशन है, मेन डेरिवेशन है इस चैप्टर का, है ना, व्यतिकरण का करेंगे हम। तो संपोषी व्यतिकरण सुनिए। मान लीजिए कि आपने एक तरंग भेजी इस तरीके से, ये देखिए, बोलिए जी, इस दिशा में, एक्स दिशा में आपने एक तरंग भेजी, ठीक है ना। यहां पर आपने एक तरंग भेजी है और दूसरी तरंग भी आपने, ये पहली तरंग है, इसका विस्थापन समीकरण y1 ले लीजिए, और दूसरी तरंग आपने यूं भेज दी है, वो भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। ध्यान से देखिए क्या हाल है। दोनों के बीच में कला कोण कितने का डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है क्या दोनों की कलाओं में? नहीं। जैसा डांस ये कर रहा वैसा डांस ये कर रहा। जैसे तुमने जब तुमने बोलना स्टार्ट किया, हारमोनियम में कीपैड में स्टार्ट किया सा, उसी समय आपने मुंह से भी निकाला सा। आवृत्ति भी वही है भैया। जब उसका सा कमजोर हुआ तब आपका भी सा कमजोर हुआ। समझ में आया ना? आयाम आवृत्ति वही है। तो जब ऐसा व्यतिकरण जिसमें कला कोण, कितने कोण बेटा? कला कोण यानी कालांतर डेल्टा फाई बराबर कितने डिग्री हो? 0 डिग्री हो, हाँ या ना। ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक चल रहा था, एक तो पहली चीज हो गई। बोलो भाई, ऑर्केस्ट्रा में क्या चल रहा था? म्यूजिक चल रहा था। के गाना गा रहा था, साथ में हमें गाना था। हम लेट पहुंचे, के एक लाइन गा चुका था। ये देखो भैया, एक लाइन गा चुका था, एक मुखड़ा पहला हो चुका था, बीट पूरा, हाँ या ना। अब इसको समझना, अप एंड डाउन इसका एक हो चुका था। अब वही लाइन रिपीट होनी है। वही लाइन क्या होनी है? रिपीट होनी है। बट मैं नहीं आया, मैं नहीं आ पाया पहली लाइन के दौरान में। अब मैं जल्दी जल्दी पहुंचा, मैंने कहा अरे अच्छा, ज्वाइन करो। तो मैं दूसरी लाइन से वहीं पर उसको ज्वाइन कर लिया। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, पहले में कालांतर, ये कितने डिग्री? 180। ये कितने डिग्री? 360। हाँ टोटल, यानी यहां तक का बोलो कितना हुआ? 2 पाई। कितना हुआ? 2 पाई। अब इसको देखो, इसको मत देखो, अब आप इसको देखो। यदि मैं साथ में शुरू कर रहा था तो मेरा कोण कितना था? 0। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मतलब मेरे और तुम्हारे कला कोण का डिफरेंस कितना है? 2 पाई। कितना है? 2 पाई है कि नहीं है? तो कालांतर क्या है? 2 पाई हुआ। अब बताओ, फिर से जो साउंड निकलेगा वो अच्छा बढ़िया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दोनों का जुड़ करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आया ना? तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें मिलने वाली तरंगों के बीच का कालांतर या तो 0 हो या तो क्या हो? 2 पाई। 2 पाई चूक गया तो क्या हो? 4 पाई चूक गया तो क्या हो? 6 पाई। कुल मिला के अप टू डॉट 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 बोले तो कितना? 2n पाई, इवन पाई, सम पाई हो। क्या हो? सम पाई। तो ऐसे व्यतिकरण को बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? ऐसा व्यतिकरण कहलाता है संपोषी व्यतिकरण। ये तो निकल गया कालांतर,
कहा भैया ये क्या निकल गया, कालांतर। मतलब ये कोण की भाषा में बात हो गई। अगर आप इसको और ज़्यादा सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो एक बच्चा दौड़ा रेस में, रेस यहाँ से शुरू होनी थी, बोलो हाँ। एक बच्चा आया है ना, दौड़ है, दौड़ में कितने लैप हैं, 5 लैप। कितने लैप हैं, 5 लैप। मतलब चक्कर को 5 बार कंप्लीट करना है, हाँ या ना। चक्कर को 5 बार कंप्लीट करना है। एक आलसी बच्चा जो है वो जल्दी से दौड़ गया क्योंकि भैया उसको जीतना है। दूसरा बच्चा जो है बी, वो कहता है आराम से तुम दौड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बारी आने दो। जैसे वो कंप्लीट करके पहला चक्कर आया, बोलो इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 2 पाई। 2 पाई कितना ट्रेवल कर लिया, 2 पाई। दूसरा चक्कर भी दौड़ जान दिया, 2 पाई 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई। अब ये बी वाला बोलता अब हम उतरते हैं मैदान पे। समझ में आया, अब हम उतरते हैं मैदान पे। तो बताओ इनका शुरुआती कालांतर कितने का है, 4 पाई का है। कितने का है, 4 पाई का। अब वो दौड़ेगा, अब तेज दौड़ेगा तो जीत जाएगा, स्लो दौड़ेगा तो हार जाएगा। मतलब कितने का कालांतर मेंटेन किया, 4 पाई का। आया समझ में कि नहीं आया, 2 पाई का एक चक्कर तो 4 पाई के 2 चक्कर। तो ये कालांतर अगर इवन है, सम है, 2 पाई के गुणज है ना, 2n पाई है। 2 पाई के क्या है, गुणज। 2 पाई के गुणज, 2 पाई यानी सम कालांतर, और 2 पाई के गुणज हैं तो ये हम कहलाएगा, ये सब व्यतीकरण क्या कहलाएगा, समपोषी व्यतीकरण। अच्छा एक चीज और सुनो, ये तो देख लिया कालांतर। कालांतर कितना है, 2n पाई। पथांतर कितना है, यहां से लेकर के यहां तक ये तरंग चली तो एक पथांतर कितना हुआ, 1 लैम्डा। कितना हुआ, 1 लैम्डा। समझ में आया। अगर यहां ना मिलते तो 2 चक्कर के बाद मिलते तो पथांतर कितना होता, 2 लैम्डा। कितना होता, 2 लैम्डा, हाँ या ना। 3 चक्कर के बाद पथांतर कितना होता, 3 लैम्डा। और n चक्कर के बाद पथांतर कितना होता, n लैम्डा। यदि भूल चुके हो तो फिर अपना वाला फॉर्मूला लगाओ, पथांतर डेल्टा x बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या, कालांतर। देखो भैया कॉपी में, तो कालांतर अपन ने कितना निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, 2n पाई। देखो ना कालांतर कितना निकाल लिया है, 2n पाई। ये 2 पाई है, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल। आंसर कितना आया, हाँ भैया। तो समपोषी व्यतीकरण के लिए कालांतर कितना, 2n पाई। और पथांतर कितना, n लैम्डा। कालांतर कितना, 2n पाई, और पथांतर कितना, बोलो आ गया समझ में। ये कहलाएगा, इस प्रकार का व्यतीकरण कहलाएगा समपोषी व्यतीकरण। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं विनाशी व्यतीकरण। कौन सा व्यतीकरण, विनाशी व्यतीकरण, ठीक है ना। विनाशी व्यतीकरण, वो रस्सी पकड़ करके 2 लोग खींचे, रस्सी पकड़ करके 2 लोग करे, समझ गए ना। रस्सी पकड़ करके 2 लोग डिस्टरबेंस दे रहे हैं, एक ऊपर का डिस्टरबेंस दे रहा है और एक उसी समय किसका डिस्टरबेंस दे रहा है, नीचे का, सेम आयाम का। कुल डिस्टरबेंस, कुल आयाम कितना निकलेगा, 0। कितना निकलेगा, 0। क्यों, देखो भाई, आपके पास में एक तरंग यूं जा रही है, यूं जा रही है। दूसरी तरंग में आपने यूं भेज दिया, दूसरी तरंग में आपने यूं भेज दिया। बताइए कितने का कालांतर है, 180 का है। कितने का है, 180 का। कितने का कालांतर है, 180 का है कालांतर। समझ में आया। दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। कितने डिग्री आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री। देखो कैसे, अगर इस पार्ट को मिटा दो तो इसकी शुरुआत यहां से हुई है कि नहीं हुई है, ये 2 पाई होता है कि नहीं होता, बोलो। और ये क्या होता है बेटा, पाई, बोलो हाँ या ना। ये क्या होता है, पाई। तो हम जागे थे 0 बजे और आप जागे हैं पाई बजे। हम जागे हैं 0 पे और आप जागे हैं पाई पे। तो भैया कालांतर कितने का हुआ, पाई का ही तो हुआ। बोलिए हाँ या ना, है ना। तो कालांतर अपने पास पाई का हो चुका है। अब ये देखिए, इसको पीछे कर दीजिए क्योंकि तरंग कभी खत्म तो होती नहीं है, प्रगामी तरंगें चलती रहती हैं। तो अब देखो, ये भिड़ेंगे, ये भिड़ेंगे तो क्या होगा, विनाश होगा कि विकास होगा, विनाश होगा। क्या होगा, विनाश। इस व्यतीकरण को बोलते हैं विनाशी व्यतीकरण। क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतीकरण। समझ में आया। मतलब ऊपर का विस्थापन नीचे का विस्थापन दोनों लड़ मरेंगे, और यदि दोनों बराबर हुए तो 0 हो जाएंगे। दोनों बराबर हुए तो क्या हो जाएंगे, 0। और अगर बराबर नहीं हुए तो जो ज़्यादा होगा और जो कम होगा, मान लो ये इसका आयाम है कितना बेटा, A1। कितना आयाम है, और इसका आयाम छोटे का है A2। समझ में आया। तो दोनों लड़ने के बाद एक मरेली सी तरंग बनेगी। दिखा,
a1 माइनस a2, और इसका आयाम कितना आएगा a1 माइनस a2। नहीं आया समझ में भाई, a1 बड़ा है और a2 छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो क्या आएगा a1 माइनस a2, एक छोटी सी तरंग बनेगी। तो यहां पर बताइए तीव्रता कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। तो ऐसे व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। अब आइए देखते हैं, इसके लिए निकालते हैं कालांतर और पथांतर। तो सबसे पहले मैं कालांतर दिखाता हूं। तो कालांतर आपने देखा है पाई, क्या देखा? पाई के बाद क्या होगा बोलो? 3 पाई, क्योंकि 2 पाई तो उसने ले रखा है। 3 पाई के बाद बोलो क्या? 5 पाई, है ना। तो मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर है, विनाशी के लिए जो कालांतर है डेल्टा फाई, या तो वो पाई है, या तो वो 3 पाई है, या तो वो 5 पाई है या ना। और ध्यान से देखा जाए ये सब के सब क्या है? विषम पाई हैं। पिछले बार ये सम पाई थे, अब ये सब के सब क्या हैं? विषम पाई हैं। तो विषम पाई को मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 1 पाई या 2n प्लस 1 पाई। 2n माइनस 1 पाई बोलो या 2n प्लस 1 पाई, क्योंकि अपन n की गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं में। तो 2 1 या 2 और 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? 2n माइनस 1 पाई। तो अगर 2n माइनस 1 पाई मतलब कि विषम पाई, क्या हो गया? विषम पाई। होगा कालांतर कि नहीं होगा? अब निकालते हैं पथांतर। अब क्या निकालते हैं? अब वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो पथांतर देखिए यहां से, इसमें अगर मैं बोलूं भैया इसमें पथांतर कितना है, तो ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक का रास्ता कितना हुआ? λ/2। कितना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पूरा लैम्डा था यहां तक का। तो अब इस तरंग का रास्ता और इस तरंग के रास्ते में डिफरेंस कितने का है? हाफ लैम्डा, हाँ या ना? λ/2। अगर ये तरंग फिर यदि यहाँ से स्टार्ट होती, अगला चक्कर ये यहाँ हो गया है, फिर इसके बाद मान लो ये तरंग यहाँ से स्टार्ट होती, तो λ/2 में फिर कितना आता? 3 λ/2 आया ना? 3 λ/2। अब देखिए तो अपन, मैं इसमें परेशान मत हो आप, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ पथांतर। क्या निकाल देता हूँ? पथांतर। तो पथांतर का फॉर्मूला डेल्टा x इक्वल टू λ/2 पाई और 2n माइनस 1 इंटू कितना? पाई से पाई कैंसिल। समझ में आया? हाँ। तो λ/2 ब्रैकेट में कितना? 2n माइनस 1। चलो देखते जाओ। पहला पथांतर निकलेगा, n की जगह 1 डाल दो। बोलो पहला पथांतर क्या निकला? n इक्वल टू 2 डाल दो। 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना? 3 λ/2। n इक्वल टू 5 कितना? 3 डाल दो। 2 3 जा 6 माइनस 1 5 λ/2। बोलो आ रहा समझ में? तो भैया देखो समपोसी का पथांतर कितना निकला था? n लैम्डा। कितना निकला था? n लैम्डा। तो ये समपोसी की कंडीशन थी पूरी की पूरी, ये वाली थी समपोसी की कंडीशन थी पूरी की पूरी, समपोषी व्यतिकरण। और ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन किसकी है? विनाशी व्यतिकरण। n लैम्डा में यहाँ पर जो अपने पास पथांतर निकले थे वो लैम्डा हो सकता था, 2 लैम्डा हो सकता था, 3 लैम्डा हो सकता था, 4 लैम्डा हो सकता था। समझ में आया? और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। बोलिए हाँ या ना? आ गया समझ में? एक और लॉजिकल बात मैं यदि यहाँ पर कर दूँ, तो यहाँ पर जो पथांतर है, क्या है जो पथांतर? वो λ/2 का समगुणज है। देख लो आप, है समगुणज की नहीं है? λ/2 का कौन सा गुणज है? समगुणज। फीलिंग करो इस बात की भाई, कैसे गुणज समगुणज। देखो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? n लैम्डा आ रहा है ना? n लैम्डा आ रहा है, और 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बनेगा? n लैम्डा ही तो बचेगा। और रख करके देख लो आप, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा ही तो बच गया। और यहाँ फिर n की वैल्यू आप 2 डाल दीजिए, तो 2 2 जा 4, और 4 में 2 कट गया तो कितना? 2 लैम्डा ही तो बचा। तो λ/2 का कौन सा गुणज? सम। कौन सा गुणज? सम। और यहाँ देखो λ/2 का कौन सा गुणज? विषम गुणज। तो λ/2 का विषम गुणज बोले तो 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 भी विषम संख्या है, 2n प्लस 1 भी विषम संख्या है। ऐसा मैंने क्यों किया? अब आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। समपोसी के लिए λ/2 का कौन सा गुणज? सम। विनाशी के लिए λ/2 का कौन सा गुणज? याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? समपोसी के लिए कालांतर 2 पाई का गुणज, 2 पाई का गुणज, है या ना? है ना? मतलब 2 पाई का गुणज, पूरे पूरे चक्कर काउंट होंगे। और विनाशी के लिए कौन सा होगा? 2n माइनस 1 पाई, पाई का विषम गुणज, पाई का
विषम, और यहाँ पाई का सम। अब जल्दी से इसका या तो फोटो ले लो या तो इसको कॉपी में लिख लो। ये ओवरव्यू मैंने दिया है, एक ऊपर ऊपर से मैंने बात करी है, दोनों सेम है। अगर आप 2n क्या क्यों नहीं आएगा, करके देखो। 2n + 1 लैम्डा बाई 2 इंटू 2n + 1। हाँ, n की वैल्यू डालो, 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालो, 2 1 जा 2 + 1 कितना 3, तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। अच्छा लैम्डा बाई 2, हाँ मैंने तो जवाब दे दिया ना इस चीज़ का, कि अगर आप 2n - 1 से करेंगे, विषम संख्या में n = अगर आप 2n - 1 लेंगे तो 1 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? और अगर n = अगर 2n + 1 लेते तो कहाँ शुरू होगी? 3 से। हाँ, तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर अगर आप 2n + 1 लेंगे तो ये वाला पहला वाला चूक जाएगा। समझ में आया? पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा? चूक जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करिए। ठीक है, हाँ तो अब लिखिए, ये मैंने पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दिया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। अब लिखिए संपोषी व्यतिकरण। बच्चों लिखिए संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। तो यही टाइप जो पहला लिखा हुआ है ये संपोषी व्यतिकरण है, ठीक है ना। लिखिए, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, समान कला में अध्यारोपित होती हैं, समान कला में अध्यारोपित होती हैं। किताबों में ऐसे बनाया गया है, ये बनाया गया है तरंग 1 अंदर वाला, और ये बनाया गया है तरंग 2। मैंने अलग अलग बना दी थी, तो किताबों में इस तरीके से बनाया गया है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी बिंदु में समान कला में, अब देखो इनके कला सेम है कि नहीं है। जब इसने डांस शुरू किया तो इसने भी पहले वाले ने शुरू किया, और जब इसका डांस का पहला बंद हुआ तो इसका भी बंद हो गया ना कि नहीं हुआ। समान कला में अध्यारोपित होती हैं, लिखा अध्यारोपित होती हैं। अर्थात दो चीज होती हैं तरंगों में, सबसे ऊपर वाला कहलाता है श्रृंग, क्या कहलाता है, और नीचे वाला कहलाता है गर्त। नीचे वाला क्या कहलाता है? गर्त। उच्चतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग बोलते हैं, निम्नतम विस्थापन की स्थिति को बोलते हैं क्या? गर्त। अब जब समान कला में होंगे तो दोनों के श्रृंग एक साथ पड़ेंगे और दोनों के गर्त भी एक साथ पड़ेंगे, तो अध्यारोपित होती हैं। अर्थात जब दोनों तरंगों के श्रृंग व गर्त एक साथ पड़ते हैं, जब दोनों तरंगों के श्रृंग व गर्त एक साथ पड़ते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता टोटल तीव्रता, उस बिंदु पर टोटल तीव्रता, पहले तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरे तरंग की तीव्रता कितनी है? I2, दूसरे तरंग की तीव्रता I2। अब तीव्रता के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी चीज, एक तो हो गई तीव्रता, दूसरा आयाम। पहली वाली तरंग की आयाम देखो, ऊंचाई कितना है? A1, और दूसरी वाली तरंग का आयाम कितना है? A2। तो दो चीजें हैं, एक है आयाम और एक है तीव्रता। तो मैंने लिखा है, तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता है ना, अथवा परिणामी आयाम अधिकतम हुआ करते हैं। मतलब तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी, आयाम भी अधिकतम हो जाएगा। तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी, आयाम भी अधिकतम हो जाएगा। हम दोनों डेरिवेशन में निकालेंगे बच्चों, हम दोनों ही चीज़ें डेरिवेशन में निकालेंगे। आयाम में बता देता हूँ आपको, आयाम हो जाता है A टोटल बराबर A1 प्लस A2। समझ में आया ना? A टोटल बराबर हो जाता है A1 प्लस A2, और I इसको A मैक्स भी बोल सकते हो आप, अधिकतम आयाम, और I मैक्सिमम अधिकतम इंटेंसिटी तीव्रता कितनी होती है बेटा? √I1 प्लस √I2
I2, दोनों मैंने लिखा दिया है, दोनों अपन डेरिवेशन करेंगे धूमधाम से, चिंता नहीं करो इन दोनों का। तो आयाम और तीव्रता ये नोट कर लीजिएगा। बोलो, बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। क्या हो गए? बढ़ गए, जुड़ गए, अधिकतम हो गए। इस घटना को बोलते हैं, लिखो, इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। नीचे लिखिए प्रतिबंध। प्रतिबंध, संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध जो मैंने आपको पढ़ाया इतनी देर तक, अभी जो बताया उसको छोटे शब्दों में लिखेंगे। प्रतिबंध, हाँ भैया प्रतिबंध बताओ। कालांतर पाई का क्या होना चाहिए? समगुणक कि विषम गुणक? हाँ लिखो, कालांतर, प्रतिबंध में लिखो, कालांतर पाई का, कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक। शून्य भी है ना, शून्य भी है, और पाई का क्या? समगुणक। ये देख लो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। फिर मिलेंगे अगले चक्कर में। कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए, ठीक है। अर्थात क्या? अर्थात लिखो, अर्थात डेल्टा फाई कालांतर बराबर कितना? 2n पाई। नोट कर लो, अर्थात डेल्टा फाई बराबर 2n पाई। तो भाई के ऐसा होने से तरंगे कितने कला में आ जाएंगी? समान कला में। पहले चक्कर में ना आई तो दूसरे चक्कर में आ गई। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना, पहले चक्कर में ना आई तो दूसरे चक्कर में आ गई। चलो नेक्स्ट लिखो, ये हो गया, ठीक है ना। n क्या है? पूर्णांक है। n जो है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 डा। नोट कर लो, यहाँ पे n का मान 0 1 2 3 ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए आप फिर भी ये सब लिखने के लिए, जो मैंने आपको डॉक्टरी करवाई है ये, इसको लिखने के लिए वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ एग्जाम में आता है। अगला लिखिए, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या लिखेंगे? जब तरंगे, सुन लो पहले, जब तरंगे विपरीत कला पे अध्यारोपित होती हैं। किस कला पे? विपरीत कला पे। लिखिए, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात जब समान आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, मतलब देखिए शुभांशु, देखिए मतलब एक तरंग का जिस समय श्रृंग पड़ता है तो दूसरी तरंग का उस समय क्या पड़ता है? गर्त। अर्थात जब एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त पर पड़ता है, जब एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त पर पड़ता है, जब एक तरंग का श्रृंग हो तो दूसरे का क्या हो? गर्त हो, गर्त पर पड़ता है, तो इस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अथवा आयाम, परिणामी तीव्रता अथवा आयाम। हाँ पंडित जी बोलिए, इधर सुनो, बोलो परिणामी तीव्रता कितनी होगी इस समय? मिनिमम कितनी होगी बोलो? A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। और तीव्रता कितनी होगी बोलो? हाँ, √I1 माइनस √I2। तो परिणामी तीव्रता एवं परिणामी आयाम क्या दिख रहे हैं? न्यूनतम कि अधिकतम? न्यूनतम। लिखिए, परिणामी तीव्रता एवं परिणामी आयाम न्यूनतम होते हैं, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। प्रतिबंध लिखिए, लास्ट लाइन,
हाँ, प्रतिबंध दोनों तरंगों के मध्य कालांतर को, दोनों तरंगों के मध्य कालांतर को हाँ भाई, दोनों तरंगों के मध्य का कालांतर बोलो क्या होना चाहिए? पाई का विषम गुणक। वेरी गुड, लिखिए दोनों तरंगों के मध्य का कालांतर, मध्य कालांतर को पाई का विषम गुणक होना चाहिए, पाई का विषम गुणक होना चाहिए। अर्थात दोनों तरंगें विपरीत कला में होनी चाहिए, दोनों तरंगें विपरीत कला में होना चाहिए। ठीक है ना? लिखो सूत्र के रूप में, ये पूरा लिख लो सूत्र के रूप में, कालांतर बराबर इतना, ऐसा। ठीक है ना? हाँ भैया देखो, इतना जो सब कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है संपोषी का है, ये पूरी बाउंड्री गई हुई है इधर से, और ये पूरा का पूरा जो है विनाशी का है इधर का। समझ में आया ना? ये पूरा का पूरा क्या है? विनाशी का है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण। कल इसका सबसे अच्छा डेरिवेशन इस चैप्टर का कराऊंगा, सबसे बड़ा डेरिवेशन है, सबसे अच्छा डेरिवेशन है, और वो एग्जाम में आएगा। मतलब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आया? अभी दो तरंगों को मैंने बताया भिड़ती हैं, ये होता है। अब कल देखोगे कि एक्चुअली आता कैसे है। बिल्कुल परिणामी तीव्रता निकालूंगा, परिणामी आयाम निकालूंगा, सब कुछ कल निकलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।